हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अभ्यास सीरीज का पार्ट 10, जिसके अंतर्गत यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड से रिलेटेड हम लोग कवर करेंगे उन संभावित प्रश्नों को जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आइए दोस्तों, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग मोटिवेशनल कोट्स के साथ। दोस्तों, आज के मोटिवेशनल कोट के अंतर्गत है आज का विचार, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी यहाँ तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। दोस्तों, हमें ज़िंदगी को सिर्फ काटना नहीं बल्कि ज़िंदगी को मिसाल बनाना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। अर्का सुप्रभात किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? आम, अमरूद, पपीता, केला। आप लोग बताएंगे दोस्तों। यह अभी हाल ही में निकाली गई IIHR से महत्वपूर्ण वैरायटी है अर्का सुप्रभात। आप लोग बताएंगे इसकी ये किसकी एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं अमरूद, वो गलत हैं। अमरूद नहीं होगा दोस्तों, ना पपीता होगा, ना ही केला। ठीक है, ये किसकी एक महत्वपूर्ण वैरायटी है? आम की। ठीक है, ये आम की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। और कहाँ से निकली है दोस्तों? IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च। ये कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलुरु में। आइए दोस्तों, इसके बारे में और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम लोग देखते हैं। ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत एक संस्थान कार्य कर रहा है। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर। मैंगो हाइब्रिड वैरायटी ये कौन सी है दोस्तों? ये एक हाइब्रिड वैरायटी है, आम की हाइब्रिड वैरायटी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, आम की हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों, हाइब्रिड किस्म। ठीक है, और इसका नाम अर्का सुप्रभात है। और दोस्तों, इसका जो हाई यील्डिंग वैरायटी है क्या है? अधिक उपज देने वाली, अधिक उपज देने वाली एक किस्म है ये, अधिक उपज देने वाली। उपज कितनी है दोस्तों इसकी? उपज है 35 से 40 किलोग्राम पर प्लांट। यानी एक पौधे की पैदावार कितनी है? एक पौधे से प्राप्त होने वाली फलों की जो पैदावार है दोस्तों, वो कितनी है? 35 से 40 किलोग्राम है। और ये फल कितने वर्ष बाद देने मतलब स्टार्ट कर देते हैं पौधे? 4 वर्ष बाद। फलन जो होता है इसमें रोपण के 4 वर्ष बाद। ठीक है, और प्रत्येक फल का जो वेट है, फल का वजन दोस्तों जो है, फल का वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम तक फल का वजन होता है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आप लोगों को बता दी गई। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके जो है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जौ में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है दोस्तों? जेन, ग्लूटिन, हार्डिन, एल्ब्यूमिन। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को बताना है कि जौ में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। आप लोग इसका जवाब जल्द से जल्द दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्डिन। जौ में कौन सा प्रोटीन होता है? हार्डिन होता है दोस्तों। जेन मक्का में, जो जेन होता है दोस्तों, ये किस में होता है? मक्का। ठीक है, ग्लूटिन ये किस में होता है दोस्तों? गेहूं में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसल जो वातावरण
नत्रजन को आसानी से स्थिर नहीं करती है? अरहर, राजमा, मटर, मूंगफली। दोस्तों आप लोग को बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा, मतलब इसमें से कौन सी दलहनी फसल है जो मतलब आसानी से नत्रजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मटर दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। मटर नहीं होगा, मूंगफली भी नहीं होगा दोस्तों, अरहर भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा राजमा। राजमा में दोस्तों क्या होता है, इसमें जो नत्रजन स्थिरीकरण होती है, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये स्लो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये स्लो होता है, ठीक है, किसमें, राजमा में। आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो नवीनतम डेटा है दोस्तों उसके अनुसार केला उत्पादन में भारत की रैंक क्या है? जो नवीनतम डेटा है दोस्तों उसके अनुसार केला उत्पादन में भारत की रैंक क्या है? आप लोगों को बतानी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचम। केला उत्पादन में भारत की रैंक जो है दोस्तों नवीनतम डेटा के अनुसार 5th रैंक है। क्या है? 5th रैंक। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार आम, मैंगोस्टीन व अमरूद के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? मैंगोस्टीन को और भी एक उपनाम से जाना जाता है, आप लोग बताएंगे इसका किस उपनाम से दोस्तों इसे जाना जाता है? फलों की रानी। मैंगोस्टीन को दोस्तों फलों की रानी। आम को तो पता ही है आप लोगों को, फलों का राजा। और इसमें बताइए स्थान इसका कौन सा है? प्रथम स्थान है दोस्तों। हाल ही में जारी किए आंकड़ों के अनुसार आम, मैंगोस्टीन और अमरूद के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रैंक है भारत की, आम, मैंगोस्टीन और अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनर्स द्वारा प्रवर्धन किस फसल में होता है? केला, आम, स्ट्रॉबेरी, संतरा। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रनर्स के द्वारा पूछा गया है कि प्रवर्धन जो होता है, प्रोपेगेशन, किस में होता है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। किस में होता है? स्ट्रॉबेरी में। रनर्स के द्वारा जो होता है प्रवर्धन किस में होता है? ये स्ट्रॉबेरी में दोस्तों होता है। और केले में बात की जाए, केले में दोस्तों जो प्रवर्धन होता है ये किसके द्वारा होता है? भूअस्तारी। भूअस्तारी द्वारा होता है इसे, और भी क्या कहते हैं? सकर्स, ठीक है। आम में मुख्यतः वीनियर ग्राफ्टिंग किसके द्वारा होता है दोस्तों? वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। संतरे की दोस्तों बात की जाए तो संतरा में किससे होता है दोस्तों? टी बडिंग के द्वारा। टी बडिंग, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आलू का उद्गम स्थल है। आप लोगों को बताना है कि आलू का उद्गम स्थल है चीन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका। आप लोग बताएंगे इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ठीक ढंग से इसे देख के इसका जवाब दीजिए। आलू का क्या बताना है दोस्तों? आलू का उद्गम स्थल आप लोगों को बताना है कहाँ पे है। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा उत्तरी, क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका। क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका। आलू का जो उद्गम स्थल है दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दक्षिण अमेरिका में भी स्थान कौन सा है? पेरू। दक्षिण अमेरिका, इसमें भी स्थान कौन सा है दोस्तों? पेरू।
उद्गम स्थल क्या है? पेरू है दोस्तों। और पेरू से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को हम यहाँ पे और बता दिए रहे हैं दोस्तों, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर एक मरुस्थल स्थित है, उसका नाम आप लोग बताइए, क्या नाम है? जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल ये कहाँ पे है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है आटाकामा का मरुस्थल, ठीक है। और टीटीकाका झील भी स्थित है, वो कहाँ पे है दोस्तों? बताइए। दोस्तों यहाँ पे ये एक मिनट रुक जाइए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। टीटीकाका जो झील है दोस्तों, ये कहाँ पे है? टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर। टीटीकाका झील जो है दोस्तों, ये टीटीकाका झील जो है ये कहाँ पे है दोस्तों? पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। पेरू व बोलिविया की सीमा पर, ठीक है, बोलिविया की सीमा पर है दोस्तों। और जो आटाकामा का मरुस्थल है, ये चिली और पेरू, चिली और पेरू की सीमा पर जो है दोस्तों, पेरू की सीमा पर क्या है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कहाँ पे है? कौन सा है? आटाकामा। आटाकामा का मरुस्थल कहाँ पे दोस्तों? चिली और पेरू की सीमा पर। और टीटीकाका झील जो है पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ये कई बार जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे आलू का उद्गम स्थल क्या है? पेरू है, जो कि कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेब के उत्पादन में भारत की रैंक क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या? जो नवीनतम आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार भारत की रैंक क्या है दोस्तों? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, पंचम। जी हाँ दोस्तों, जो लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्या है? डी पंचम स्थान है, यानी कि फिफ्थ रैंक है। सेब के उत्पादन में दोस्तों भारत की रैंक क्या है वर्तमान में? सेब के उत्पादन में फिफ्थ रैंक है। अब भारत में सर्वाधिक सेब कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? भारत में सर्वाधिक सेब दोस्तों, भारत में सर्वाधिक सेब हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक, सेब का। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, धान में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? TIP23A, DGOGEN, नोरिन10 या OPEC2। आप लोग बताएंगे दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, धान में जो बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है वो कौन सी है दोस्तों? बी, DGOGEN, ठीक है। और ये जो है टिप्ट की बात की जाए दोस्तों, TIP23A, ये बाजरे की संकर किस्मों के विकास के लिए दोस्तों क्या है? एक जीन है बाजरे की संकर किस्मों के विकास के लिए, ठीक है। बाजरे की संकर किस्मों के विकास के लिए, ठीक है, किस्मों के विकास के लिए TIP23A विकास के लिए, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और नोरिन10 की बात की जाए दोस्तों, तो नोरिन10 जो है ये गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, गेहूं में बौनेपन के लिए, ठीक है। और OPEC2 जो है दोस्तों, OPEC2 फोर्थ नंबर पे आप लोग देख पा रहे हैं। OPEC2 जो है ये मक्का में दोस्तों जो साइटोप्लाज्म होता है, मक्का में साइटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य, मक्का में जीवद्रव्य की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी जीन है। गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी जीन है, ठीक है। मक्का में साइटोप्लाज्म की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी जीन है, जो कि प्रोटीन का एक मुख्य सोर्स होता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ज्वार में पाया जाने वाला विषाक्त पदार्थ क्या होता है? एससीएन, धुरीन, इरोसिक अम्ल, ए और बी दोनों। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ए और बी दोनों। ज्वार में जो विषाक्तता होती है दोस्तों, ये किसके कारण होती है? एससीएन व धुरीन के कारण, धुरीन के कारण, ठीक है। और इसके अलावा जो इरोसिक अम्ल दोस्तों होता है, इरोसिक अम्ल, ये किसमें विषाक्तता का कारण होता है? सरसों में, यानी कि मस्टर्ड में विषाक्तता का कारण जो होता है दोस्तों, वो इरोसिक अम्ल होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी तरह के दोस्तों जो आप लोगों के एग्जाम होंगे टीजीटी पीजीटी वाले ग्रेड के, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फसलों के गिरने की समस्या का कारण है नाइट्रोजन की कमी, पोटास की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता, ए और बी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी जिम्मेदार होती है। नाइट्रोजन की अधिकता क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया है। क्या होना चाहिए इसका? इसका राइट आंसर दोस्तों होना चाहिए पोटास की कमी, बी और सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी और सी, बी और सी दोनों, ठीक है। पोटास की कमी, पोटास की कमी वह क्या होता है? नाइट्रोजन की अधिकता, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं फसलों के गिरने के लिए मुख्यतः, ठीक है। इसके अलावा जो वर्षा और आंधी तूफान वो दो कारण होते ही हैं, ठीक है। तत्वों के आधार पर देखा जाए तो पोटास की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बी और सी दोनों, बी और सी राइट आंसर, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, निम्न में कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी होता है? कॉपर, सोडियम, बोरान, आयोडीन। आप लोग बताएंगे इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो सोडियम होता है ये आवश्यक तो नहीं है, ठीक है, आवश्यक तत्वों में इसे शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये कुछ पौधों के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी होता है सोडियम। जो परकोलेशन की उसमें प्रोसेस होती है दोस्तों, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सोडियम। और जो प्रासड़, जो दोस्तों इसकी कोशिका झिल्ली होती है सेल वॉल में, सेल वॉल में प्रासरण, प्रासरण की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो बोरान है, बोरान और क्या होता है जिंक, इनकी अवेलेबिलिटी को ये बढ़ाता है और सल्फर की अधिकता को नियंत्रित करता है, ठीक है, सोडियम। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। संतरा उत्पादन में भारत की रैंक क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। नवीनतम आंकड़े जो आए हैं दोस्तों उसके अनुसार आप लोगों को बताना है संतरा उत्पादन में भारत की रैंक क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, भारत की रैंक क्या है? थर्ड रैंक है दोस्तों संतरा उत्पादन में, यानी कि इसका क्या होगा राइट आंसर? तृतीय। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंडियन गॉसबेरी के नाम से किस फल को जाना जाता है? आंवला, नारियल, बेर या जामुन। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडियन गॉसबेरी के नाम से किस फल को जाना जाता है?
जो लोग नारियल दे रहे हैं बिल्कुल गलत है दोस्तों, नारियल भी नहीं होगा इसका, बेर और जामुन कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आंवला। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और जामुन भी नहीं होगा। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आंवला होगा। आंवला को और भी किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मलक्का ट्री के नाम से। मलक्का ट्री। ठीक है, मलक्का ट्री के अलावा दोस्तों इसे आंवला आंवला भी कहा जाता है। आंवला के अलावा और भी नाम दोस्तों इसके होते हैं, जैसे संस्कृत अमालैकी। ठीक है, संस्कृत अमालैकी ये एक नाम होता है, और इंडियन गॉसबेरी होता है। ठीक है, और इसके अलावा मायरोबालन। ठीक है, ये सब इसके उपनाम हैं आंवला के। मलक्का ट्री, आंवला, संस्कृत अमालकी, ठीक है, और मायरोबालन, ये सभी आंवला के उपनाम है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो आंवला होता है दोस्तों किस फैमिली में आता है? आंवला जो होता है दोस्तों, आप लोग बताएंगे किस फैमिली से बिलोंग करता है? फैमिली दोस्तों आप लोगों को बतानी है इसकी। यूफोरबिएसी। क्या होगी दोस्तों? बिल्कुल सही, यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी क्या होगा? यूफोरबिएसी। ठीक है, आंवला की फैमिली क्या है? यूफोरबिएसी। इसके अलावा नाम इसका बॉटिकल दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इम्ब्लिका, इम्ब्लिका ऑप्सिनियल्स, इम्ब्लिका ऑप्सिनियल्स। ठीक है, और इसे फाइलेंथस दोस्तों इम्ब्लिका के नाम से भी जाना जाता है, अथवा फाइलेंथस। फाइलेंथस इम्ब्लिका। यूफोरबिएसी फैमिली है। फाइलेंथेसी कभी कभी यूफोरबिएसी लिख के ना नहीं आता दोस्तों, वहाँ पे क्या लिखा होगा? फाइलेंथेसी। तो आप लोग याद रखेंगे, फाइलेंथेसा इम्ब्लिका इसका नाम भी होता है, तो फाइलेंथेसी भी कभी कभी लिख के आता है, और कभी कभी यूफोरबिएसी, तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। और इम्ब्लिका ऑप्सिनियल्स भी इसका एक बॉटिकल नेम है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जामुन को किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? इंडियन ब्लैकबेरी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंडियन ब्लैकबेरी। इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से जामुन को जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एनान म्यूरिकाटा एल वैज्ञानिक नाम है सीताफल का, रामफल का, चेरी मोया का, या सावर सॉप का? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, जो लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? एनान म्यूरिकाटा एल वैज्ञानिक नाम किसका है दोस्तों? ये सावर सॉप का है। किसका है? सावर सॉप का। आइए हम लोग देखते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है दोस्तों। क्या होता है? मेडिसिनल प्लांट। ये आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे सभी के नाम लिखे गए हैं। ये सीताफल का है, एनोना, क्या नाम है दोस्तों? अनोना सक्वामोसा। ठीक है, ये रामफल का है दोस्तों, अनोना रेटिकुलेटा। चेरी मोया का क्या है दोस्तों? अनोना चेरी मोला। सावर साहब का क्या है दोस्तों? अनोना म्यूरिकाटा एल। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने फल बना हुआ है, एक मेडिसिनल फल है। ठीक है, इससे बहुत सारी दवाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी दवाएं बनती हैं। और इसका नाम क्या है? अनोना म्यूरिकाटा। ठीक है, और सावर साहब के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, गेहूं में करनाल बंट रोग का कारक है नियोओसिया इंडिका, हेलिमेंथोस्पोरम, सार्कोस्पोरा कीकूची, एस्काइटा रावी। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। न्यूसेनिया इंडिका क्या होगा दोस्तों, ए होगा इसका राइट आंसर। गेहूं का हेलिमेंथोस्पोरम दोस्तों किसका होता है, हेलिमेंथोस्पोरियम। आप लोग बताएंगे जो इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों रोग कारक का, हेलिमेंथोस्पोरियम किसका होता है आप लोग बताएंगे। जी हाँ, ये मक्का का होता है दोस्तों, मक्का का। किसका होता है, मक्का। मक्का में दोस्तों क्या होता है, इससे ट्यूरिकम लीफ ब्लाइट, ट्यूरिकम लीफ ब्लाइट जो लगता है दोस्तों, उसका रोग कारक क्या है, हेलिमेंथोस्पोरम। सार्कोस्पोरा कीकूची जो होता है दोस्तों, सार्कोस्पोरा कीकूची, इससे लीफ स्पॉट डिजीज होती है, लीफ स्पॉट डिजीज सोयाबीन में, किस में होती है दोस्तों, सोयाबीन में। इसके अलावा एस्काकाइटा राबी जो होता है, एस्कोकाइटो राबी, ये चने में ब्लाइट रोग, चने में ब्लाइट डिजीज का दोस्तों कारण क्या होता है, एस्कोराइटा राबी, ब्लाइट डिजीज चने में। ठीक है, तो नियोओसिया इंडिका जो होता है गेहूं में करनाल बंट का रोग कारक है। हेलिमेंथोस्पोरम जो होता है दोस्तों, ये ट्यूरिकम लीफ ब्लाइट जो मक्का का एक भयानक रोग होता है दोस्तों, हेलिमेंथोस्पोरम। ठीक है, लीफ स्पॉट डिजीज सार्कोस्पोरा कीकूची सोयाबीन के लिए है। और इसके अलावा एस्कोकाइटा राबी जो होता है ये चने के ब्लाइट डिजीज होती है। ठीक है, उसका रोग कारक क्या होता है चने का, एस्कोकाइटा राबी। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। (2,4-DB) और MCPB, 2,4-DB और MCPB का प्रयोग मुख्यतः किस फसल में किया जाता है, लिग्यूमिनेसी, कद्दू वर्गीय, ग्रेमिनी या मालवेसी। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 2,4-D हार्बिसाइड दोस्तों आता है, 2,4-DB और MCPB, इनका आप लोगों को उपयोग बताना है किन फसलों में मुख्य रूप से किया जाता है। जो लोग मालवेसी दे रहे हैं दोस्तों ये गलत है, ग्रेमिनी भी नहीं होगा और कद्दू वर्गीय में इसका राइट आंसर होगा लिग्यूमिनेसी। ये मुख्यतः 2,4-D जो है, MCPB जो है दोस्तों, इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है, दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में। ठीक है, 2,4-DB। ठीक है, 2,4-DB का मुख्य रूप से प्रयोग दोस्तों किस में किया जाता है, दलहनी फसलों में किया जाता है। और किन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, जो चौड़ी पत्ती वाले दोस्तों खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उसके नियंत्रण के लिए दलहनी फसलों में दोस्तों 2,4-DB का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एनुअल एंड पेरिनियल ब्रॉड लिफ्ट जो प्लांट होते हैं यानी कि वीड्स होते हैं दोस्तों, उनके नियंत्रण के लिए किया जाता है एनुअल यानी कि वार्षिक, और जो अर्धवार्षिक जो मतलब किस उसकी होती हैं वीड जो होते हैं उनके नियंत्रण के लिए भी इसका प्रयोग दोस्तों, मतलब एक वर्षीय और बहुवर्षीय। ठीक है, एक वर्षीय व बहुवर्षीय खरपतवारों के लिए। ठीक है, खरपतवारों के लिए भी जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं उसके नियंत्रण के लिए दोस्तों दलहनी फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। और आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 2,4-DB इसका पूरा नाम दोस्तों क्या होता है,
2,4 डाई ब्यूटारिक एसिड। क्या होता है? 2,4 डाइक्लोरो ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। कभी कभी ये लिख के नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। इसका पूरा नाम दोस्तों क्या होता है? 2,4-DB, 2,4 डाइक्लोरो ब्यूटारिक एसिड। 2,4 डाइक्लोरो ब्यूटारिक एसिड होता है। MCPB जो होता है दोस्तों, MCPB, इसका भी प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? दलहनी फसलें जो होती हैं, दलहनी फसलें, उनमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम दोस्तों होता है 2-मेथिल 4 क्लोरोफिनॉक्सी। 2-मेथिल 4 क्लोरोफिनॉक्सी ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड, इसके बाहर भी 2 होता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। 2 इसका होता है 4, सॉरी यहाँ पे ये क्या होता है? 4 होता है। 4-2-मेथिल 4 क्लोरोफिनॉक्सी ब्यूटारिक एसिड। इसके अलावा दलहनी फसलों में मुख्य रूप से एलाक्लोर है दोस्तों, फ्लोरोक्लोरेलिन है, पेंडामिथिलीन, इनका भी दोस्तों प्रयोग किया जाता है। एलाक्लोर, फ्लोरोक्लोरेलिन, पेंडामिथिलीन और स्टैम्प। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी है ब्लास्ट, विल्ट डिजीज, लीफ स्पॉट डिजीज या ग्रेन स्पॉट डिजीज। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्वार में लगने वाली, दोस्तों हम ही बता दे रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेन स्पॉट डिजीज। ये ज्वार की जो होती है दोस्तों एक भयानक बीमारी होती है। इसे और किन नामों से दोस्तों जाना जाता है? इसी को ग्रेन स्मट, ठीक है। इसके अतिरिक्त कर्नेल स्मट, कवर्ड स्मट के नाम से भी इसे दोस्तों जाना जाता है। कवर्ड स्मट, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या होता है दोस्तों? स्फाइस्लो थेका सॉर्गी, ठीक है। क्या होता है? एस्फाइस्लोथेका सॉर्गी जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम किसका? जो डिजीज होती है, ठीक है। यानी कि जो ग्रेन स्मट डिजीज होती है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एस्फाइस्लोथेका सॉर्गी। आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और महत्वपूर्ण डिजीज लगती है अर्गट डिजीज। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा दोस्तों, अर्गट डिजीज, ठीक है। अर्गट जो होती है ये भी दोस्तों किसमें? ये बाजरे में मुख्य रूप से लगती है। किसमें लगती है दोस्तों? बाजरे में। बाजरे का अर्गट, इसका प्रकोप इसमें भी देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। और ये मुख्य रूप से बाजरे में लगती है। और इसका जो रोग कारक होता है उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताइए। इस फैसलो लिया, एस होता है, ठीक है। एस्फाइसोलिया सॉर्गी। अंतर दोस्तों थोड़ा सा है, इसमें एस्फाइस्लोथेका है और इसमें क्या होता है दोस्तों? एस्फाइसेलिया सॉर्गी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एस्फाइसेलिया सॉर्गी अगर पूछा जा रहा है एस्फाइसेलिया, ठीक है। यहाँ पे दोबारा स्पष्ट देख लीजिए, एस्फाइसेलिया, ठीक है, सॉर्गी, ठीक है। अगर ये पूछा जा रहा है तो ये अर्गट डिजीज का कारक होता है जिसे सरकरिया रोग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है? एक चिपचिपा शहद जैसा एक मतलब पदार्थ निकलता है दोस्तों,
और ये प्रकोप अधिक होने पर ये पत्तियों पर भी और संपूर्ण पौधे पे फैल जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ग्रेन स्मिट में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो दाने होते हैं ज्वार के, उन स्थानों पे क्या होता है, उन स्थानों पे रोग की जो होती हैं पुटिकाएँ बन जाती हैं और ये थ्रेसिंग इत्यादि करते समय क्या होती है, फट जाती हैं और जो संपूर्ण बीज होता है वो इस रोग से प्रभावित हो जाता है। जब पुनः उसकी बुआई की जाती है तो इस रोग का प्रकोप पुनः देखने को मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक बीज जनित रोग होता है, ग्रेन स्मिट डिजीज़, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और दोनों में अंतर बस थोड़ा यही है दोस्तों, आप लोग नाम से स्पैथलोथेका अगर सॉर्गी दिया गया है तो ये ग्रेन स्मिट का है, और अगर स्पैथलिया सॉर्गी दिया गया है तो ये अर्गट डिजीज होती है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है? चीन, ताइवान, इजराइल, अमेरिका। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका जो लोग आंसर दे रहे हैं इजराइल वो गलत है, अमेरिका भी गलत है, चीन भी। इसका राइट आंसर होगा ताइवान, और इसका तो ताइवान होगा दोस्तों। और इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल CVRI, सेंट्रल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? ये वाराणसी। सेंट्रल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है दोस्तों? CVRI, सेंट्रल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आइए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है। जो जैविक पदार्थ दोस्तों होते हैं उसमें पूछा गया कि जैविक पदार्थ में जो जैविक पदार्थ होते हैं जैविक मृदा में, उनकी मात्रा क्या होती है दोस्तों? वास्तव में जैविक जो मृदाएं होती हैं इन्हें और किस नामों से जाना जाता है दोस्तों, बताइए? हिस्टोसॉल्स के नाम से। हिस्टोसॉल्स जो मृदाएं होती हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? कार्बनिक मृदाएं या जैविक मृदाएं। कार्बनिक या जैविक मृदाएं, ठीक है। मृदा का वर्गीकरण जो किया गया है उसके आधार पे जैविक मृदा इसे हिस्टोसॉल या कार्बनिक मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो कार्बनिक पदार्थ की दोस्तों मात्रा होती है ये 25% से अधिक होती है, 25% से अधिक। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? D, ठीक है। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख लीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार वर्गीकरण मैंने बताया है उसी वर्गीकरण के आधार पे दोस्तों और भी होते हैं, जैसे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इंसेप्टिसॉल्स ये कौन सी मृदाएं हैं दोस्तों? प्रारंभिक मृदाएं जो हैं, प्रारंभिक मृदाएं, इनको क्या कहते हैं? इंसेप्टिसॉल्स के नाम से जाना जाता है। एक दोस्तों होता है अल्फीसॉल्स जो होते हैं दोस्तों ये जंगली मृदाएं होती हैं दोस्तों। कौन सी? जंगली मृदाएं। जंगली मृदाएं जो होती हैं जैसे लाल मृदा इत्यादि हैं, लाल मृदा या क्योलियोनाइट, ये मृदाएं जो होती हैं दोस्तों इसमें क्या होता है? इन्हें अल्फीसॉल्स के नाम से जाना जाता है। इंसेप्टिसॉल्स प्रारंभिक मृदाएं हैं, और जो एक दोस्तों होता है ऑर्डिसॉल्स, शुष्क क्षेत्र की मृदाएं होती हैं दोस्तों। कौन सी? ऑर्डिसॉल्स, शुष्क क्षेत्र की मृदाएं जो होती हैं दोस्तों, शुष्क क्षेत्र की मृदाएं, इन्हें ऑर्डिसॉल्स के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गोल्डन राइस में इनमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है? रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल या फाइलोक्विनोन। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए? गोल्डन राइस में दोस्तों पूछा गया है क्या होता है? रेटिनॉल। अगर आप लोगों को साइंटिफिक नेम पता है,
विटामिन के, तभी आप लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। जो विटामिन ए होता है दोस्तों, विटामिन ए जो होता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल, ठीक है। और थायमीन जो होता है दोस्तों, ये कौन होता है, विटामिन बी। विटामिन बी को थायमीन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। विटामिन सी को विटामिन सी जो होता है दोस्तों, इसी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसके अलावा और दोस्तों विटामिन सी जो होता है सर्वाधिक किस में पाया जाता है, बारबेडास चेरी में पाया जाता है। आंवले से भी ज़्यादा होता है दोस्तों बारबेडास चेरी, किस में होता है सर्वाधिक, बारबेडास चेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, स्कर्वी रोग हो जाता है। और फाइलोक्विनोन की बात की जाए, फाइलोक्विनोन जो होता है इसे क्या कहते हैं, विटामिन K1, विटामिन K1। क्यों दोस्तों, यहाँ पे एक K2 भी होता है, विटामिन K2। विटामिन K2 जो होता है दोस्तों, विटामिन K1 की पहले बात सुन लीजिए। जो विटामिन K1 होता है दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त होता है, सब्जियों से। विटामिन K का जो स्रोत होता है वो सब्जियां होती हैं। और विटामिन K2 जो होता है, जिसे मिनोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मिनोक्विनोन, ठीक है। मिनोक्विनोन जो होता है, इसका संश्लेषण जो होता है हमारी आंतों में होता है। कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में। इसका संश्लेषण जो होता है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है, हमारी आंतों में होता है। विटामिन K1 की जो पूर्ति होती है दोस्तों, वो कहाँ से होती है, सब्जियों से होती है। इसे किस नाम से जाना जाता है, फाइलोक्विनोन, जिसे विटामिन K1 कहते हैं। और जो मिनोक्विनोन होता है, जिसे K2 के नाम से जाना जाता है, इसे इसका जो संश्लेषण होता है हमारी आंतों में होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, 9, 15, 20, 72। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 9। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, 9 क्षेत्रों में बांटा गया है, कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। और टोटल भारत में कृषि जो सस्य पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, भारत में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र यानी कि इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं दोस्तों, इकोलॉजिकल जोन्स की बात की जाए दोस्तों, तो ये हैं 20। और कितने हैं दोस्तों, 20 हैं। सब जोन्स की बात की जाए, इको सब रीजन्स जिसे कहते हैं सब जोन्स की बात की जाए इन्हीं के, तो इनके सब जोन से दोस्तों हैं 60, आप लोग याद रखेंगे। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो होते हैं दोस्तों, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या दोस्तों कितनी है, 15। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो है वो 20 हैं, इनके सब जोन्स जो है 60 हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। ये दोस्तों कितने, 15 हैं। और इनके सब जोन्स जो हैं दोस्तों, सब जोन्स, ठीक है, उप क्षेत्र जो हैं इनके 72 हैं। और ये जो डेटा तैयार किया जाता है इन जोन्स का, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, NBSS, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, और LUP के द्वारा, LUP लैंड यूज प्लानिंग, किसके द्वारा, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा इसका डेटा जो है ये तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पे है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है ये नागपुर महाराष्ट्र में है। आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कमीशन जो होता है दोस्तों, इसी के द्वारा ये तैयार किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र में। इसे राष्ट्रीय मृदा एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट दोस्तों क्वेश्चन था आप लोगों को,
मैं आशा करता हूँ आज की क्लास काफ़ी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोगों को जो क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और आप लोग कृपया जो ये सीरीज़ चल रही है इस सीरीज़ के जितने भी आप लोगों को क्लासें हो रही हैं ये आपके आगामी जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे एलडी ग्रेड का हो, इसके अतिरिक्त भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जैसे केन सुपरवाइजर है दोस्तों, और या फिर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट है, कोई भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हो दोस्तों, आपको ये मतलब जिस सीरीज़ से काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला, ठीक है, मिलने वाला है। और अगर कोई हमारे चैनल पे दोस्तों नया है तो प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और जो लोग पहले से देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दें, ठीक है, जिससे भी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे क्लासें बेहतर ढंग से लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।